वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में ये मॉक टेस्ट नंबर 6 देखा है, अब हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन की कि ये जो पेपर था वो हमारा 10 सितंबर का थर्ड सेट था। तो इसके सोल्यूशन की बात करने से पहले कुछ बात और करना चाहता हूँ। जैसे आप में से जिन लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ये ग्रुप ज्वाइन कर ले, और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आप अपनी क्वेरीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ये ग्रुप में आपको आपस में डिस्कशन करना है। जो क्वेश्चन आपको ना है मुझे रेफ़र कर दीजिएगा। जो ग्रामर की अगली क्लास होने वाली है वो इस पे होने वाली है कि बहुत सारे जो है क्वेरीज आए हुए हैं मेरे पास व्हाट्सअप पे, और बहुत सारे ग्रुप में भी है जो मुझे रेफ़र किया गया है क्वेश्चंस के लिए। तो वो मैं अगले ग्रामर की क्लास में सारे के सारे 30-35 क्वेश्चन जो भी जिस भी तरीके के डाउट्स हैं आप सब लोगों के, क्योंकि मेरे पास मैसेज बहुत सारे आए हैं, तो उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सबके साथ डिस्कस करना चाहिए वो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ और उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो ग्रामर की अगली क्लास आप लोग मत मिस कीजिए। उससे हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सही क्वेश्चंस हैं। सो अगले जो है ग्रामर की क्लास में मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों की जो अभी तक है। मैं लगभग वो सारे के सारे डाउट जो अभी तक मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके जवाब अगर मैंने दे भी दिए हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट को और मुझे लगता है वो डिस्कस करना चाहिए आप सभी लोगों के साथ, तो वो भी लेने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 6 के सोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या बताना है हमको? सिनोनिम्स बताना है। इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री करना। क्या करता है? फ्री करना, या एक तरीके से फ्रीडम होता है, मुक्त करना। तो यहाँ पे जो है लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाना, राइज मतलब जो है सूरज उगता है, राइज वहाँ पे आता है, रेज मतलब उठाना, प्राइज वगैरह होता है, लिबरेट मतलब मुक्त होता है या फ्रीडम होता है। तो ये आपका पार्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट का 4, 76 का मतलब 4 जाएगा। बात करें 77 की, इसमें आपको एंटोनिम बताना है। ट्रिचरी का मतलब होता है धोखा देना, एक तरीके से क्या होता है? धोखा देना या धोखा देने के सेंस में आता है। तो लॉयल्टी इसका जो है अपोजिट होगा। बिट्रेल का मतलब भी धोखा देना होता है। मुलिंग, मुलिंग एक का इसके कई सारे मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जिस सेंस में मुलिंग दिया गया उसका मैं मतलब बता देता हूँ कि कोई जिद्दी बंदा नहीं होता है, स्टबर्न बंदा होता है, जिद्दी बंदा होता है, तो उसको बोलते हैं स्टबर्न। स्टबर एक वर्ड और आता है जिसका मतलब होता है जिद्दी आर्टी, तो जिद्दी बंदे के लिए भी मुलिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। रिबेलियन मतलब होता है विद्रोही, विद्रोही। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 78। आपको स्पेलिंग करेक्ट बताना है। एडजर्नमेंट की स्पेलिंग फोर्थ जो है पार्ट आपका सही है, ये करेक्ट स्पेलिंग होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, कि सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। अब ये जो है आपके पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे ये देखिए एक ग्रुप है, मतलब ये एक चीज़ है, इसमें से अगर आप कुछ एक चीज़ को चुन रहे हो या इसमें से कुछ को चुन रहे हो, तो ये जो होता है वो आपका सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। एक या फिर ग्रुप में पूरा जो कुछ को कंसिडर कर रहे होते हैं ये सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, और जो ये होता है वो क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में क्या है? जैसे सम ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, सम ऑफ द, इसमें से सम निकाल ले, लेकिन जो ये पार्ट है वो आपका प्लूरल है, तो सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स लिव इन मुंबई। तो बी पार्ट में आपका एरर है, यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए था। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीजल वर्ब के सराउंडिंग में एरर किया जाता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एडमिट ऑफ क्या सही है या नहीं है। ये बहुत कॉमन सा जो है फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है एडमिट ऑफ का मतलब जो होता है कि स्कोप फॉर, क्या होता है? स्कोप फॉर। जैसे यहाँ पे सेंटेंस का मतलब समझिए, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ और डिलेज, फ्यू डिलेज। यहाँ पे एक चीज़ यह है कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है जिसमें डिले नहीं किया जा सकता, जिसमें डिले अलाउ नहीं किया जाता। एडमिट आपका मतलब अलाउ के सेंस में भी होता है, अलाउ या फिर स्कोप फॉर, कि दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। एडमिट ऑफ एनी डिले होना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि ये मैटर इतना अर्जेंट है कि इसमें कोई डिले नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे फ्यू की जगह एनी इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होना चाहिए। क्या? नेगेटिव। थोड़ा डिले कर सकते हैं ऐसा नहीं है, कोई डिले नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एनी डिले इस्तेमाल होना चाहिए। तो सी पार्ट में एरर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, आउटसाइड द रेन, आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ ए साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स। अलार्म बेल्स नहीं होना चाहिए, अलार्म बेल, एन ए एन जब भी इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर फॉर्म उसके बाद लगते हैं, तो अलार्म बेल इस्तेमाल होना चाहिए था। तो सी इसका जो है करेक्ट फॉर्म आएगा।
मतलब सी में एरर है। बात करें 82 की, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना है। आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब यह है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वंस यू हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम मतलब ये बात जानते हो कि एक बार तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हो तो तुम उससे पीछे नहीं हट सकते। तो यू विल नॉट बी एबल टू बैक आउट सही फ्रेज होता है। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना। बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड, योर, ये बहुत इजी सा है, ऊपर वाला भी बहुत इजी था जो सभी को पता है, ये भी बहुत इजी सा है कि जो ओपनिंग पैराग्राफ होती नहीं, हम बोलते हैं जैसे ऐसे वगैरह लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो ओपनिंग पैराग्राफ क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो अट्रैक्ट, योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन, तो इसका थर्ड पार्ट जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, व्हेन आई विजिटेड हिम लास्ट इवनिंग वी टॉक द मैटर ओवर, होगा क्या होगा, टॉक द मैटर ओवर। टॉक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर बात करना, क्या, ये मैटर के सेंस में इस्तेमाल होता है। टॉक द मैटर ओवर, टॉक ओवर का मतलब होता है किसी विषय पे बात करना। 85, अब यहाँ पे आपको इडियम का मतलब बताना है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है स्कॉलर, बंदा। 4 जाएगा इसका। 86, अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, संदेह के घेरे में। बट यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन एक ऐसा है कि कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो संदेह के घेरे में हो। सॉक्ड, सैड, सिक, कंफ्यूज्ड। अब आपको कोरिलेट करना है कि संदेह के घेरे में इनमें से कौन से वर्ड से कोरिलेट कर सकता है। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज से कर देंगे, बहुत लोग शॉक से कर देंगे, कुछ सैड से करेंगे, कुछ सिक से, इन दोनों से तो कोई करेगा ही नहीं। अब शॉक्ड मतलब क्या होता है कि जैसे आप अचंभित रह जाना, और कंफ्यूज का क्या मतलब होता है कि आप कंफ्यूज हो। लेकिन अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में। तो जैसे कोई बंदा है, ये संदेह के घेरे में हो सकता है, तो जो संदेह के घेरे में होगा वो क्या होगा, दुखी होगा। क्या होगा, दुखी होगा। तो जो इसका ऑप्शन यहाँ पे लिया है सस्सी ने, वो लिया है सैड। लेकिन जो अंडर ए क्लाउड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है संदेह के घेरे में। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फेमस बंदे हो और ऐसा हो रहा है कि कोई जैसे क्राइम वगैरह हो गई, और आपने भले वो क्राइम ना किया हो लेकिन संदेह जो है आपके ऊपर हो रहा हो, तो अंडर ए क्लाउड उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब संदेह के घेरे में आप होते हो। तो यहाँ पे कोरिलेट करके सैड ऑप्शन लिया गया है 86 का। 87, बियर इन माइंड का मतलब होता है याद करना, याद करना, याद रखना, रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन। जो व्यक्ति काम वगैरह कर रहे होते हैं उसका जो चीफ होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे इंजीनियर का मतलब आप लोग को पता है, मिडिल मैन का मतलब पता होता है कि जो मिडिल में काम करता है, दो आदमियों के बीच में सुलझाव वगैरह कर सकता है, जो मिडिल कर रहा हो मिडिल मैन उसको बोलते हैं। और फोरमैन और चिफ्टमैन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें क्या होता है, फोरमैन होता है कि जैसे कोई ग्रुप या क्लॉन हो तो उनका जो लीडर होता है, जो मुखिया होता है, उसको हम चिफ्टमैन बोलते हैं, चिफ्टेन, सॉरी चिफ्टमैन नहीं, चिफ्टेन बोलते हैं। और फोरमैन किसको बोलते हैं, फोरमैन बोलता है जो काम नहीं करते हैं, जैसे वर्कर्स होता है काम कर रहे हैं तो उसका जो सुपरविजन करता है उसको बोलते हैं फोरमैन। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो थर्ड जाएगा, सेकंड नहीं। ये भी ग्रुप का ही मुखिया होता है, क्या होता है, ग्रुप का मुखिया होता है चिफ्टेन, लेकिन फोरमैन जो होता है वो वर्किंग ग्रुप का जो है मुखिया होता है। बात करें 89 की, अब यहाँ पे बताना है बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। दो परिवार के बीच में बहुत समय से झगड़ा चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्यूड बोलते हैं, फ्यूड। इसको हिंदी में बोले तो विंदाता बोलते हैं, विंदाता। बैटल मतलब लड़ाई, वॉर मतलब लड़ाई, सीज मतलब जब्त करना होता है, क्या होता है, जब्त करना। तो ये एक इजी है, आसानी से आप कर सकते थे। फ्यूड मतलब विंदाता, या फिर दो फैमिलीज के बीच में जो लड़ाई होती है उसको फ्यूड बोलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, एनिमल विदाउट ए बैकबोन, जिसके पास बैकबोन ना हो उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं, जिनके पास हो उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी, और मार्सुपियल क्या होती है, ये भी स्तनधारी होते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, डिफेक्ट, डिफेक्ट आ जाए तो मैमल जो है मार्सुपियल बोने लगते हैं। जैसे जो बच्चा पैदा होता है वो मतलब स्वस्थ पैदा ना हो, उसे फिर से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, जैसे स्तन वगैरह की, वो क्या बोले यार एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है इसका, लेकिन बस ऐसे समझिए कि जो एक ऐसा प्राणी होता है, मतलब जिसके जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से पैदा नहीं होते, मतलब उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो मार्सुपियल उनको बोलते हैं। ये भी मार्सुपियल्स भी एक तरीके का जो है मैमल होते हैं। इनको दूध वगैरह पिलाने के लिए जो है
वापस से कुछ करना पड़ता है ऐसा कुछ। तो ये बायो का वर्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन मार्सुपियल और मैमल्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा था कि अगर मैमल्स में थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाए, अगर डिफेक्ट की बात की जाए तो हम मार्सुपियल्स उनको बोलते हैं। आप अगर इसका मीनिंग फाइंड करना हो तो आप लोग इसका एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो गूगल वगैरह करके। बात करें क्वेश्चन नंबर 91। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस इम्प्रूव करना है। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं दिया हुआ था, लेकिन आप सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट अंडरलाइन रहा होगा, ये मिस हो गया था। कैन यू बी एबल टू प्लीज टोन डाउन योर एक्साइटमेंट। कैन के साथ एबल लगाया हुआ है, मैंने आपको ये बताया था कि कैन के साथ एबल, कुड के साथ एबल नहीं लगता है। तो यहाँ पे या तो आप एबल के साथ यूज किए या तो कैन के साथ। अब सेंटेंस देखिए, कैन यू प्लीज एबल टू, एबल और कैन साथ में नहीं होगा। आर यू एबल टू प्लीज टोन डाउन योर एक्साइटमेंट और कैन यू प्लीज टोन डाउन योर एक्साइटमेंट। तो कैन यू प्लीज टोन डाउन योर एक्साइटमेंट यहाँ पे एकदम फिट और राइट सेंटेंस है, देन थर्ड ऑप्शन जाएगा। 92। लेट हिज फेलियर बी ए लेसन टू यू ऑल। यू ऑल नहीं होता है, ऑल ऑफ यू होता है, ऑल ऑफ यू। ऑप्शन चेक कीजिए, टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट पार्ट दिया है। ए फुलिश पर्सन इज समवन हु इज इजिली टेकन इन एंड ट्रिक्ड बाई अदर्स। ए फुलिश पर्सन यहाँ पे रहा होगा अंडरलाइन। ए फुलिश पर्सन इज समवन हु इज इजिली टेकन इन एंड ट्रिक्ड बाई अदर्स। सोबर, स्टूपिड, गुलिबल। इसको गुलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलिबल। आप इसको जो है गुलिबल लिख के रिप्लेस कर सकते, तो इसका पार्ट थर्ड जाएगा। 94। अनइजी लाइज द हेड विच वियर्स द क्राउन। विच वियर्स द क्राउन नहीं होता है, दैट वियर्स द क्राउन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की। द सिटीज आर ब्रस्टिंग ऑन द सीम्स। ब्रस्टिंग ऑन द सीम्स नहीं होता है, एक फ्रेज होता है। ब्रस्टिंग एट द सीम्स होता है। इसका मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना, तेजी से आगे बढ़ना। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में फ्रेजेस बहुत डालते हैं एसएससी वाले, कि इनकरेक्ट फ्रेजेस बहुत डालते हैं। तो आपको ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ये मतलब इतना इजी भी नहीं है कि ब्रस्टिंग ऑन द सीम्स और ब्रस्टिंग एट द सीम्स आपको पता हो। अगर यूपी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब बगैर रटे हुए पता हो, और बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। पूरा रट डालोगे तब भी नहीं मिलेगा। बात करें अब पैसेज की, कि आपका पैसेज है, जैसे ये मैं बोलता रहता हूँ कि टाइप 1 पैसेज है, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। और जैसे बात आती है कि हिंदी मीनिंग समझना, हिंदी मीनिंग ना समझना, तो हिंदी मीनिंग उतना समझना चाहिए जितना से आपको ये पता चल जाए कि पैसेज जो है आपका क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, किस विषय में है। जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, तो बात समझिए कि यहीं से कि एनर्जी को रिलेटेड कोई बात स्टार्ट हो रही है। विच हैज देयर फॉर टू बी अबंडेंट एंड आल्सो इकोनॉमिकल। अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी इज सप्लाइड बाई ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, वाइल न्यूक्लियर, हाइड्रो, वाइंड एंड सोलर पावर एंड बायो मास सप्लाइज द रेस्ट। यहाँ से देख के ये पता चल रहा है कि पूरा एनर्जी की बात होने वाली है पैसेज में। अब चलिए देखते हैं कि और आगे क्या पैसेज में बात हो रही है। यहाँ पे तो सिर्फ ये हो रहा है कि कितना परसेंट क्या जो है एनर्जी का कंटेन कर रहा है, क्या क्या सप्लाई कर रहा है। कोल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो आर यूज्ड प्राइमरली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वाइल नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड फॉर हीटिंग। अब यहाँ पे देखो ये बता रहा है कोल, न्यूक्लियर, हाइड्रो किस चीज़ के लिए काम आता है, और नेचुरल गैस किस लिए यूज होता है। बायोमास इज यूज्ड बोथ फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। यहाँ पे बायोमास का भी बता दिया है। द वाइंड एंड सोलर पावर इज द फ्यूचर होप एज दे आर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। ऑयल पावर्स ऑलमोस्ट ऑल मशीन दैट मूव एंड दैट मेक्स ऑयल इनक्ली वर्सेटाइल। ऑयल powered airplanes carry 500 people across the widest ocean at nearly the speed of sound. Oil powered machine produced and transport food. अब देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों की डिटेल में बातचीत की जा रही है। अब आपको क्या करना होगा कि मतलब एक बार पैसेज को पढ़ना होगा, फिर क्वेश्चन को पढ़ना होगा, और फिर आपको क्या करना होगा, वापस आके यहाँ पे उनके कीवर्ड तलाशने होंगे। ऑयल पावर्ड मशीन्स आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको वर्ड मिलेगा, इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह विद्यमान हो। यूबिक्यूटस ऑमनी प्रेजेंट बोल सकते हो। क्लियरली वी लिव इन द एज ऑफ ऑयल बट इट इज ड्राइंग टू ए क्लोज। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ऊपर तो काफ़ी चर्चा हुआ कि क्या हुआ एनर्जी से, क्या होगा एनर्जी से, फिर यहाँ पे बात वही आ रही है कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो इन खत्म होने की तरफ चल रहा है। अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल, इफ ऑयल प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल इट्स गॉन, देयर इज इनफ टू लास्ट
42 ईयर्स। अब ये बताया जा रहा है कि कब तक ये चलेगा। ऑयल wells will produce less as they become depleted, which will make it impossible to keep production constant. Similarly, natural gas and coal will last another 61 years, 133 years respectively. Naturally, as they become scarce, they become expensive, leading to a worldwide energy crisis. यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की बात होना स्टार्ट हो गई कि इतना सारा यूज होता है, कितने समय के लिए चलेगा, तो एनर्जी क्राइसिस को लीड करेगा। इफ़ वी आर टू सर्वाइव ऑन द प्लानट वी हैव टू मेक इट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की बात की जा रही है जो हमेशा टिकी रह सके। द ट्रांजिशन में भी विली नीली और प्लान्ड, द चॉइस इज आवर्स। विली नीली का जो है मतलब पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, द ड्राइंग इरा ऑफ लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव एनर्जी विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन ऑन अर्थ, but will be even more difficult if it is not anticipated. It is of utmost importance that the public and policymakers understand the global energy crisis and act in tandem to ensure that the species Homo sapiens does not become extinct. This अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे ही आपने एक बार रफली पढ़ लिया, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन, द थीम ऑफ द पैसेजेस। तो थीम तो आपको पता चली गई है कि किस विषय में बातचीत की जा रही है। बात की जा रही है कि एनर्जी कितने समय तक चलने वाली, एनर्जी क्राइसिस होने वाली है और हमें जो है सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज ढूंढना पड़ेगा। ये पूरा पैसेज सिर्फ इसी चीज़ को रिलेट है। अब समझिए कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कैसे बनता है। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। जब भी थीम पूछा जाता है हमेशा जो है वो पैसेज जो है डिफिकल्ट होने लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसा है। जैसे ऑप्शन अगर क्लोज हो, चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले तो, चेंजिंग लाइफ्स, लूमिंग एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी रिसोर्सेज, पावर इन टूडेज वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि ऊपर उसने बताया कि एनर्जी ऐसी ऐसी है, लेकिन लास्ट पूरा पैराग्राफ इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि एनर्जी अगर जो सोर्सेज है उनको अगर जिस तरीके से किया जा रहा है अल्टरनेट नहीं ढूंढा जाएगा, वो एनर्जी क्राइसिस की तरफ जाएगी। तो पैसेज का मेन जो थीम है वो एनर्जी क्राइसिस को हाईलाइट करना था। तो लूमिंग एनर्जी क्राइसिस ये जो है आपका थीम है, करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। अब समझिए कि पैसेज टफ कैसे होता है। अगर जैसे ये 3 बहुत दूर दूर के जो है ऑप्शन दे रखे हैं, अगर ये थोड़ा सा क्लोज दे दें तो क्या होगा, क्लोज दे देंगे तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो अगर 2 कंफ्यूज दे दिया तो टाइप 2 बनेगा, 3 क्लोज दे दिया तो टाइप 3 बनेगा, और अगर सब आपस में मतलब 4 के चारों तो देते नहीं, तो इस तरीके से वो टफ बनाता रहता है। तो जब आप फेज सेकंड देंगे जो टियर 2 होता है, उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आप 2, 3 एक तरीके का जो है दिया रहेगा, उसमें आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि थीम क्या चुने। यहाँ पे बहुत ईजी है चुनना, लेकिन टियर 2 में ये चीज़ नहीं होगा, टियर 1 में ये रहता है। बायोमास इज एन एनर्जी सोर्सेज यूज्ड इन 97 का आपको बताना कि बायोमास ऊपर लिखा हुआ था। चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ पे सारा का सारा सब मेंशन किया जा रहा था कि क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पे बायोमास इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। हीटिंग एंड कुकिंग का मतलब है कि घर के काम के लिए, क्या घर के काम के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, होम्स के लिए। तो क्या था, होम्स के लिए। हीटिंग एंड कुकिंग के लिए दिया है, वो डायरेक्ट कीवर्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका जस्ट थोड़ा सा चेंज फॉर्म है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप पकड़ ना पाओ। बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की कि सिनोनिम्स ऑफ यूबिक्यूटस, अभी मैंने बताया था ओमनी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 4, द एनर्जी सोर्सेज ऑफ द फ्यूचर आर न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर, कोल एंड नेचुरल गैस, वाइंड एंड सोलर पावर, ऑयल एंड बायोमास। अब आपको जो है यहाँ पे वो चुनना है कि जो फ्यूचर का एनर्जी सोर्स हो, क्या हो, जो फ्यूचर का एनर्जी सोर्स है। तो वाइंड एंड सोलर पावर, क्योंकि वाइंड कभी खत्म नहीं होने वाला है, सोलर पावर ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्य से मिलता है, और हवा तो हवा है, तो वो हमेशा ही रहती है। तो ये चीज़ है फ्यूचर जो है एनर्जी सोर्सेज के रूप में जो है पैसेज में जिक्र किया गया था। आप वापस पैसेज में घूम के देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये हमारा जो है फ्यूचर एनर्जी सोर्स है। तो ये भी इजी है, ये इजी है। ओबिक्यूटस का जो है मतलब आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद रखते हो, तो जिसकी थोड़ी सी ठीक तैयारी है, तो ये क्वेश्चन उससे गलत होने लायक नहीं है, ये कीवर्ड से बेस्ड है। बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड विल डिपेंड ऑन maximum use of available energy resources, transition to sustainable energy resources, regulation placed on energy consumption, keeping the level energy production constant। तो ट्रांजिशन क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की तरफ। हमें जो अभी हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, तो उनसे क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये पैसेज में दिया हुआ था साफ साफ, तो ये कीवर्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा आज का जो है आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन।
ये थोड़ा सा वीडियो लेट मिलेगा शायद आपको, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो हो सकता है जो है कि कल का टेस्ट थोड़ा सा डिले हो, मतलब 10 बजे तक होता है तो 11-12 बजे तक अपलोड हो सकता है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।